नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। फ्रेम में साथ में राहुल पंडिता दिख रहे हैं। राहुल पत्रकार हैं और इस बातचीत को आयोजित करने का राहुल के साथ जो हमारी बातचीत है, इस बातचीत को आयोजित करने का एक कारण ये है कि शनिवार को यानी 3 अप्रैल को बीजापुर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक नक्सली हमले में 22 सीआरपीएफ के जवानों की मौत होती है और अभी तक जैसी सूचनाएं आ रही हैं हमारे पास, एक कोबरा कमांडर मिसिंग। मेरी जानकारी सही है राहुल? जी। ये जम्मू से हैं। हुँ। श्री मनहास ये कोबरा कमांडो है और ये अभी मिसिंग है। और अभी जो प्रिलिमिनरी सूचना आ रही है, अनकन्फर्म्ड है, पर लगता है कि नक्सलियों ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। जी, मेरी भी कुछ पत्रकारों से वहाँ पे ग्राउंड पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने भी ऐसे ही इनपुट दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कन्फर्म नहीं किया है, किसी पुष्टि नहीं ऑफिशियल हो का पाई। पुष्टि नहीं हुई है। राहुल के बारे में आपको जिन लोगों को नहीं पता होगा, उन्हें बता दिया जाए। राहुल एक किताब वाला में भी आ चुके हैं। उस किताब वालों को आप लल्लन टॉप की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कश्मीरी पंडितों पर वो पूरा काम था। हेलो बस्तर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ माओइस्ट मूवमेंट, वो साल 2011 में आई थी राहुल? जी। हाँ, तो वो तभी मैंने पढ़ी थी वो किताब जब 2011 में आई थी। हिंदी में तो सलाम। जी। हाँ, हिंदी में सलाम बस्तर नाम से। तो सलाम बस्तर नाम से आई है और राहुल ने उस पूरे अपने काम को जो इंसर्जेंसी है, माओइस्ट इंसर्जेंसी इंडिया की, उसको करीब से देखा है। नक्सलाइट कैंपों में समय बिताया है इन्होंने, ग्राउंड पर समय बिताया है। कई पहलुओं को देखा है कि ये मूवमेंट क्यों, कैसे और किस वजह से इतना ज़्यादा विराट हो जाता है कि आपको खबरें लिखनी पड़ती हैं, खबरें बतानी पड़ती हैं और बार-बार इसको क्रश करने के, इसको खत्म करने के, एक समाज में एक साम्य लाने के सारे प्रयास धीरे-धीरे लगता है कि विफल हो रहे हैं। तो हम राहुल से इनके इस पूरे पत्रकारिता के एक लंबे करियर में जो अनुभव आए हैं, उनसे इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। राहुल, शायद ये रस्मी सवाल हो सकता है, लेकिन रस्मी है नहीं। इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक पत्रकार के नाते जो इस एरिया से काफ़ी रिपोर्टिंग कर चुका है, और ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप इस एरिया से रिपोर्टिंग करते हैं तब आप सीआरपीएफ के जवानों से अक्सर मिलते हैं, स्टेट पुलिस के जवानों से अक्सर मिलते हैं, तो उनके साथ कई बार आपकी आत्मीयता के रिश्ते बन जाते हैं। नक्सलियों के साथ भी आप एम्बेड होते हैं और आप देखते हैं कि कई बार इनोसेंट आदिवासी भी इस लड़ाई में जो इंडियन स्टेट और माओइस्ट के बीच में है, उसमें एक कैनन फॉडर बन जाते हैं, वो फँस जाते हैं उस लड़ाई में, जो उन्होंने कभी नहीं चाही। लेकिन वो परिस्थिति उनकी ऐसी हो जाती है कि वो उसमें फँस जाते हैं। तो इनके बारे में मेरी चिंता हमेशा गहन रहती है। लेकिन इस पर्टिकुलर घटना को देखें तो इसमें दुःख और पीड़ा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ऐसी ही घटनाएँ पिछले विगत वर्षों में मैंने अपने सामने कई बार होते देखी है, जिसमें सेम मॉडस ऑपरेंडी, सेम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेम इंटेलिजेंस इनपुट, सेम गलतियाँ होती हैं, और इन गलतियों से सरकार, सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस कोई सीख नहीं ले पाती। कोई सीख इसलिए नहीं ले पाती क्योंकि ऐसी किसी भी घटना के बाद किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। जी। अ, आपको याद होगा कि 2010 में 6 अप्रैल 2010 को सुकमा में ही ताड़मेटला में एक बहुत बड़ा एम्बुश हुआ था। 75 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। 75 सीआरपीएफ और 1 स्टेट पुलिस के जवान वो मारे गए थे। आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कैजुअल्टी फिगर है वो, सिक्योरिटी फोर्सेस का एक घटना में। उसके बाद भी सरकार ने राममोहन कमेटी का गठन किया। राममोहन साहब बहुत ही एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे जिनका काफ़ी सारा अनुभव था। उनके अंतर्गत एक कमेटी का गठन हुआ, कमीशन का गठन हुआ, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है कुछ ही हफ्तों के बाद सरकार को सौंपी। लेकिन वो रिपोर्ट अ, अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। सार्वजनिक करना तो एक तरफ छोड़िए, लेकिन हम में से कुछ को उसके कुछ-कुछ अंश मिले हैं, कुछ और मीडिया जर्नलिस्ट ने भी कहीं-कहीं से उनको कुछ-कुछ उस कमीशन के बारे में पता चला है। हमारे पास जो उसकी प्रिलिमिनरी जानकारी, उसमें भी ये साफ आता है कि उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए हैं, उनका कोई पालन नहीं हुआ है अभी तक।
तो इसमें दिक्कत ये हो जाती है फिर कि आप ये सोचते हैं कि इस लड़ाई में जो ये जवान हैं, सीआरपीएफ के इतने जवान मारे गए हैं, स्टेट पुलिस के इतने जवान मारे गए हैं, क्या ये एक्सपेंडेबल हैं? क्या इनकी सरकार को किसी प्रकार की चिंता नहीं है? और ये बार-बार ऐसी घटनाएँ सरकार होने दे रही है? हुँ। इस घटना को आप जिस तरह से देख रहे हैं, मतलब मैं कई चीज़ें देख पढ़ रहा हूँ जैसे जब से ये घटना अनफ़ोल्ड हुई है। तो एक तरफ सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह का बयान है, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि कोई इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं। लेकिन 1800 जवानों की टुकड़ी जाती है मतलब अगर घटनाक्रम को लोगों को सामने कहानी की तरह रखना हो, तो बीजापुर सुकमा के इलाके में एक नक्सलाइट कमांडर जिनका नाम हिडमा है, उसके होने की सूचना मिलती है सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ की एक टुकड़ी 2 टुकड़ियाँ, एक सुकमा की टुकड़ी और बीजापुर की टुकड़ी जाती है वहाँ पे। वहाँ पे कॉम्बिंग होता है, ऑपरेशन चलता है, कुछ हाथ नहीं लगता है। सुकमा की टुकड़ी वहाँ से सुकमा लौट जाती है, वहाँ से बीजापुर की टुकड़ी बीजापुर की तरफ लौटती है, जिस पर बीजापुर की टुकड़ी पर हमला किया जाता है। और डीजी का ये बयान कि साहब इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं, 1800 ट्रूप्स मूव करते हैं। गड़बड़ी कहाँ हुई, सवाल कहाँ उठने चाहिए राहुल? देखिए, मैं श्री सिंह का बयान आज पढ़ रहा था और ओके। काफ़ी दुखद बयान है ये। क्योंकि लीडरशिप में रहते सबसे पहले आपको ये सिखाया जाता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटना नहीं चाहिए। ये इस घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और उस पर ये कहना बचाव करना कि ये इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल फेलियर दोनों नहीं थे। और इसके बारे में अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि 1000 ट्रूप्स या 12,000 से ऊपर ट्रूप्स, 1000, 1200, 1500 ट्रूप्स हो सकते हैं। ये कई सारी टुकड़ियों से, कई सारी कंपनियों से लिए जाते हैं। जी। मेरे ख्याल में बीजापुर से 5-6 जगहों से ली गई थी और हुँ, सुकमा में 1-2 जगह से ली गई थी और इनको एक टारगेट दिया गया था। ये टारगेट अभी तक हमको आधिकारिक तौर पर स्पेसिफाई नहीं है, पर अभी तक की जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट्स पढ़ी है, चूँकि मैं खुद ग्राउंड पे नहीं हूँ, हुँ, लेकिन उससे ये पता चलता है कि ये हिडमा के पीछे गए थे। हुँ, हिडमा पीएलजीए जो सीपीएम माओइस्ट की फर्स्ट बटालियन है, उसका बड़ा कुख्यात कमांडर है। हुँ, जो तमाम जो बड़ी घटनाएँ अभी आपने देखी ताकि वो चाहे वो झीरम घाटी की हो हुँ, 2013 में जिसमें विद्याचरण शुक्ल और कई सारे कांग्रेस लीडर जी। मारे गए। वो भी हिडमा की बटालियन ने ही अंजाम दी थी। तो ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट था जिसके या माओइस्ट की बड़ी संख्या कहीं प्रेजेंस का इनपुट था, जिसके पीछे ये गए। अब आज मैं जवान का इंटरव्यू पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस में आज रिपोर्ट आई है, वहाँ उनके रिपोर्टर ने भेजा है। तो जवान ने कहा कि जिस टारगेट पे हमको भेजा था, वो टारगेट अपने को मिला नहीं। हुँ, तो नंबर 1 तो यही पहले प्रूव होता है कि इंटेलिजेंस फेलियर था, जी। कि इंटेलिजेंस फेलियर किसे कहते हैं आप? इंटेलिजेंस फेलियर ये कहते हैं कि मैं आपको कहूँ कि लल्लन टॉप का ऑफिस है, उसके दफ्तर के बाहर श्री अमिताभ बच्चन अभी खड़े हैं, ये हुँ, मेरा इंटेलिजेंस है। आप बाहर जाएँगे वहाँ नहीं मिलेगा, तो हुँ, नहीं है वो तो इंटेलिजेंस फेलियर कहलाएगा। तो हिडमा वहाँ है, वहाँ नहीं थे, तो एक प्रकार से इंटेलिजेंस फेलियर है। उसके बाद हमने बार-बार ऐसी घटनाओं में देखा, कई बार हुँ, कि 1000, 1200, 1500 ट्रूप्स जब मूव करते हैं, तो हुँ, तमाम तरह के जो उनको बेसिक वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में पढ़ाया जाता है कि एम्बुश को क्या वो सारी चीज़ें दरकिनार की जाती हैं। क्योंकि इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी का काफ़ी सारा एलिमेंट हो जाता है। 1000 लोग जा रहे हैं और ये देखिए ये कश्मीर नहीं है, हुँ, ये पहलगाम नहीं है, अनंतनाग नहीं है जहाँ मौसम बहुत सुहाना है, कम हुँ, से कम ये जंगल का एरिया है, जहाँ ह्यूमिडिटी अभी इतनी ज़्यादा होती है, मलेरिया रैम्पेंट है, डिहाइड्रेशन हो जाती है लोगों को। ऐसे में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना कुछ टाइम के बाद बहुत ही दुश्वार हो जाता है। उसके बाद आप चूँकि 2-2, 3-3, 4-4 दिन के लिए निकले होते हैं, तो आप अपने साथ एम्युनिशन के अलावा राशन भी काफ़ी लेकर जाते हैं। हुँ, तो राशन भी काफ़ी भारी हो जाता है। तो ऐसे में आपके जो सेंसेस हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। आप ऑलरेडी किलोमीटर बहुत सारे मील चल चुके हैं, इस हुँ, घर में दिन-रात आपने सफ़र किया है, किसी टारगेट के पीछे, वो टारगेट अचीव नहीं हुआ और आप वापस जा रहे हैं। उसी रूट पे आप वापस जा रहे हैं, एक प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट है। और इसमें जो लग रहा है तब तक कई बार ऐसा वो हमने देखा है कि सुरक्षा बलों को लगता है कि वो माओइस्ट का पीछा कर रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि दरअसल उल्टा। ये माओइस्ट उनका पीछा कर रहे हैं।
तो इसमें भी यही लग रहा है कि माओइस्टों की पूरी नजर इन पे थी और उन्होंने एक स्पॉट ऑलरेडी चुन रखा था, जिसका मतलब है उनको ऑलरेडी मालूम था कि सीआरपीएफ की ये टुकड़ी कम से कम यहाँ से जरूर गुजरेगी। और हुआ वही, ये लोग वहां से गुजरे, वो पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। आपको ये भी देखना होगा कि माओइस्ट के पास फायर पावर की बहुत कमी होती है। उनके पास सीआरपीएफ जैसा असला नहीं रहता, उनके पास उतना एमुनिशन नहीं रहता। वो एमुनिशन को बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उनके पास सबसे ज्यादा एडवांस अभी तक मिलती आई थी तो वो इंसास मिलती आई थी। इंसास से AK-40 देखिए, एलएमजी भी है उनके पास, कई कई जगहों से लूटे। इस घटना में एक एलएमजी शायद उन्होंने लूटी है, और इससे भी प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसमें भी एक एलएमजी का इस्तेमाल हुआ है इस घटना में। उस एलएमजी के एलिमेंट पर हम कुछ देर में बातचीत करेंगे। लेकिन ये जब हमला होता है तो चारों तरफ उनके साथी जो गुरिल्ला है वो ऑलरेडी एक एम्बुश लगाए बैठे हैं, और उन्होंने एम्बुश में सबसे पहले ये किया, ये भी उन्होंने अपने ऑपरेशन से सीखा है। इसी तरह की सीख सीआरपीएफ और पुलिस को भी होनी चाहिए थी, पर दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये हमने कई सारे ऐसे एपिसोड देखा है। सबसे पहले उन्होंने लीडरशिप को टारगेट बनाया है। जो डिप्टी कमांडेंट है, 2IC है, असिस्टेंट कमांडेंट है, उनको निशाना बनाया। जैसे ही वो पहले बर्स्ट में मारे जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं, तो जवान जो होता है उनका कमांड एंड कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लीडरशिप के अभाव में वो तितर-बितर हो जाते हैं। और इसमें भी यही हुआ है, कई जगहों पे वो लड़े भी हैं, कई जगहों पे नहीं लड़ पाए हैं। आपने देखा होगा वीडियो, देखिए हम हर कोई वीडियो शेयर नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर, ज़ाहिर-सी बात है। कि ये उनका उनकी एक डिग्निटी का मामला भी होता है, जवानों की डिग्निटी का मामला भी। लेकिन हमारे पास जो वीडियो आए हैं वो उसमें साफ दिखता है कि तितर-बितर मामला हुआ है। कई लाशें ओपन में पड़ी हुई हैं, कई लाशें अंदर गाँव में पड़ी हैं, और तमाम अलार्मिंग सिचुएशन जो है उनको अनदेखा किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एक जवान ने ये भी कहा है कि जब हम 2 गाँव से गुजर रहे थे, तो हमें ये महसूस हुआ कि गाँव खाली हो गया। हुँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है, कई सारे पुलिस अधिकारियों ने अपने विज़डम से इन सब स्थितियों का आकलन करते हुए कई बार अपने और अपने साथियों की जान बचाई है। जब आदिवासी कहीं एक गाँव में या कहीं सड़क पे अचानक स्ट्रेंज बिहेवियर करना शुरू कर दे, तो पुलिस अधिकारी जो जो एक्सपीरियंस्ड अधिकारी है, वो समझ जाता है कि कोई गड़बड़ है। हुँ। वो गाँव में नहीं है, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला, हमला होने वाला है। या वो सारे सड़क पर आ गए अपना गाँव छोड़ के, या सड़क से अचानक भागना शुरू कर देते हैं, तो आईडी लगी हुई है। तो हुँ। कई बार पुलिस अधिकारियों ने ये इस पर थोड़ा वॉच करके अपनी जान बचाई है। मैं ऐसे कई घटनाओं का साक्षी रहा हूँ। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 2 गाँव में गए और उन्होंने देखा कि वो खाली है, तभी उनको समझ जाना चाहिए था। हुँ। पर मुझे लगता है तब तक लेट हो चुका था, तब तक वो गिर चुके थे। माओइस्ट ने एक एम्बुश किया था, जिसे वो अपनी भाषा में यू एम्बुश कहते हैं। हुँ। वो यू का मतलब यू है, चारों वो तीनों तरफ हुँ। से घिर गए और तितर-बितर चूँकि हो गए, और उनके पास पूरा उनको समय मिला। उन्होंने बड़ी फुर्सत से इस कत्लेआम को अंजाम दिया है। आपने देखा होगा कि वो तमाम हथियार जो है, जो फॉलन सोल्जर्स हैं, उनके हुँ। ले गए हैं, उनके बीपी जैकेट्स ले गए हैं, उनके जूते तक ले गए हैं। जी। तो ये अगर ऑपरेशन फेलियर नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम है कि ऑपरेशन फेलियर किसे कहते हैं। हाँ, इंटेलिजेंस फेलियर किसको कहते हैं, क्योंकि जहाँ तक आप बता रहे हैं, जहाँ तक मैं पूरी पढ़ रहा था कि सीक्वेंशियल एम्बुश होता है, खुले में वो आते हैं, उन पर ट्रैक किया जा रहा था इन जवानों पर, पहला एम्बुश वहाँ होता है, फिर वो गाँवों में भागते हैं, गाँवों में घर खाली मिलते हैं, वहाँ पर एक और बस्ट आता है, उसके बाद वो बाहर की तरफ भागते हैं, जंगलों की तरफ, तो वहाँ पे एक तीसरा बस्ट आता है। अब ये भागना है, इसी से आपको समझ जाना चाहिए, ये भागने की जो स्थिति है, ये इसी से समझ अनकोऑर्डिनेटेड है जाना चाहिए, थोड़ा। कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर कंप्लीट कोलैप्स है। हुँ। कि जब जवान भागना शुरू करे और उसको समझ में ना आए कि कहाँ से भागना है, हुँ। इसका मतलब ही है उसको कोई समझाने वाला नहीं है, उसको कोई बताने वाला नहीं कि होल्ड होल्ड ऑन फायर, यहाँ पोजीशन लो। इस तरह का कोई भी घटनाक्रम उसमें नहीं है। हुँ। कुछ लोगों ने लिया भी होगा, लेकिन वो इतने कम पड़ गए होंगे कि वो कुछ कर ही नहीं पाए और अपने साथियों की जान तक नहीं बचा पाए, अपनी साथियों की लाशें तक नहीं ले पाए। ये ऑपरेशन फेलियर नहीं है तो क्या है? हुँ, ज़ाहिर-सी बात है। और अप्रैल से जून तक का जो समय होता है यूजुअली इस इलाके में, वो इस तरह के टैक्टिकल ऑपरेशंस का समय होता है, नक्सलाइट्स के लिए। वो इस समय, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि अप्रैल आते ही एक बड़ी घटना हो जाती है 3 अप्रैल को। आज 5 तारीख हो रही है जब हम ये बातचीत कर रहे हैं। अभी ये 2-3 महीने पड़े हुए हैं। मार्च के आखिर में भी एक ऐसी घटना सामने आई थी। क्या समय है, क्यों नक्सली ऐसा समय चुनते हैं इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए? ये।
देखिए, 1-2 चीज़ें, एक तो ये है कि जून के बाद इस इलाके में मानसून शुरू हो जाता है, बारिश बहुत शुरू हो जाती है। बारिश इस इलाके में ऐसी होती है कि काफ़ी सारे एरिया जो हैं वहाँ आदमी जा नहीं सकता। तो ये एक नेचुरल रिट्रीट की स्थिति आ जाती है, जिसमें सुरक्षा बल भी एक रिट्रीट करते हैं और माओइस्ट भी रिट्रीट करते हैं। उस टाइम में आपने देखा होगा, ऑपरेशन में भी बहुत कमी आती है। ऑपरेशन हो नहीं पाते क्योंकि आप खुले में जा नहीं सकते। छोटे-छोटे नाले जो हमने कई बार देखा है, मैंने बहुत बार इस इलाके में जुलाई और अगस्त के महीने में ट्रैवल किया है हुँ, और कई बार जो छोटे नाले हैं, जो हुँ, सामान्य तौर पर नाले रहते हैं, वो इतने भर जाते हैं कि वो बाढ़ का रूप धारण कर लेते हैं, नदी का रूप धारण कर लेते हैं। हुँ, और भी कई तरह की मलेरिया बहुत रैंपेंट हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो हुँ। इस तरह की समस्या, ह्यूमिडिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, उसमें काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर हैं, ये अकाउंट करते हैं लोग। पर इस बार ये भी बहुत ज़रूरी है, आपने ये देखा होगा कि विगत कुछ वर्षों में अ, सीपीएम माओइस्ट की शक्ति में काफ़ी कमी आई है। वो कमी इसलिए आई है क्योंकि सुरक्षा बल जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, आज से 10 साल पहले जहाँ तक नहीं जा पाते थे, वहाँ आज घुस गए हैं। डेवलपमेंट के कार्य कई जगहों पे चालू है। ये एक सरकार की बात नहीं है, काफ़ी सारे 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 लोग करते स्टेट्स में हैं। होते हैं। जिसमें उड़ीसा की मिसाल देता हूँ, अक्सर मलकानगिरी एक एरिया जी। है, डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर एक कट ऑफ एरिया है, 151 गाँव का। आपको याद होगा 2011 में, फरवरी 2011 में ये वही स्थान है जहाँ से उस टाइम के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मेरे दोस्त श्री विनील कृष्णा का अपहरण हुआ था। अपहरण हुआ था। जी, ये अपहरण इसीलिए संभव हुआ क्योंकि उस वक़्त एक नदी आपको क्रॉस करनी पड़ती थी, वहाँ कोई मोटरेबल रोड नहीं था, उड़ीसा की तरफ से और आंध्र की तरफ से ग्रेहाउंड्स कई बार आते थे, तो ऑपरेशन होता नहीं था। और माओइस्ट का बोलबाला था वहाँ, लेकिन उसके बाद काफ़ी सालों के अथक प्रयास के बाद गुरुप्रिया नदी है, उस पर एक पुल बना, तो जिससे वो पूरा उड़ीसा जो है, चित्रकोंडा ब्लॉक और मलकानगिरी टाउन जो है, उसके साथ जुड़ा। वो सुरक्षा बलों के आने-जाने में भी काफ़ी आसानी हुई। हुँ, और अब आपने देखा वहाँ पर माओइस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, वहाँ से निकल गए हैं। तो कई जगहों पे वहाँ बीएसएफ के आउटपोस्ट बन गए हैं। हुँ, इसी तरह ये वाला जो इलाका है, ये जो एक्सेस है, सुकमा बीजापुर बॉर्डर जो है, हुँ, बस्तर का जो इलाका है, एक पर्टिकुलर रोड जो दोरनापाल टाउन से एक गाँव है, आखिर का गाँव जगरगुंडा, जी। उसके बीच में से रोड होकर जाता है। इस रोड पे पिछले कुछ वर्षों से काम चल रहा है और इस हर एक किलोमीटर पर सीआरपीएफ के कई जवानों ने ऑन एन एवरेज औसतन अपनी कुर्बानी दी है। तो ये बहुत ही बड़ी कीमत पे ये सड़क बनी है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार अक्सर कोई भी सड़क बनाने का कोई परियोजना चालू होती है तो नक्सली हमला कर देते हैं, डंपर जला देते हैं, हुँ, कॉन्ट्रैक्टर्स को मार देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को मार-पीट करते हैं, तो काम बंद हो जाता है। पर इस सीआरपीएफ की देख-रेख में ये काम हुआ है और वो सड़क बन गई है। तो हुँ, इस सड़क से ये हुआ है कि कई सारे कैंप्स जो है चिंता गुफा, चिंतलनार इन जगहों पे एस्टैब्लिश हो गए हैं ऑलरेडी। हुँ, और चूँकि एस्टैब्लिश हो गए हैं तो ज़ाहिर-सी तौर पर सीपीएम माओइस्ट जो है उनका इस एरिया में फ़ोर्स कम हो गई है। हुँ, तो एक तो ये कारण है, तो इससे भी बौखलाए हुए हैं माओइस्ट काफ़ी। और हुँ, हमने पिछले कुछ साल में देखा है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कई जगहों पर सहानुभूति है आदिवासियों में माओइस्टों के प्रति। लेकिन वो उस सहानुभूति में भी काफ़ी कमी आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि अब वो उनका रूप समझने लगे हैं। उनको कई बार बहुत ही निर्मम हत्याएँ उन्होंने की हैं पिछले 2-3 साल में। जहाँ भी उनको लगता है कि पुलिस इन्फॉर्मर होने के शक पे या किसी भी तरह के शक पे कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठ रही है, उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ कोई आवाज़ उठ रही है, तो उसकी हत्या कर देते हैं। कई बार बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। तो लेकिन आदिवासियों के पास कई बार चारा नहीं रहता है कि वो उनकी मदद उनको करनी पड़ती है, मजबूरन करनी पड़ती है। वो कहीं-कहीं किसी-किसी पॉकेट में सहानुभूति भी रहती है। अ, तो इसलिए ये पूरा कमोबेश जो मामला है माओवादी बड़े बौखलाए हुए हैं। हुँ, उनकी लीडरशिप भी जो पुरानी लीडरशिप थी खत्म है और कुछ नए लीडर्स उन्होंने अभी सेंट्रल कमिटी में लिए हैं। हुँ, लेकिन अब मोरल बड़ा उनका डाउन है। तो इस मोरल को अप करने के लिए और आदिवासियों के बीच में फिर खौफ पैदा करने के लिए हुँ, और सीआरपीएफ का मोरल डाउन करने के लिए क्योंकि इन चीज़ों से मोरल डाउन हो जाता है। और हुँ, आदिवासी भी देखते हैं कि अब ये देखिए सीआरपीएफ का जवान है, कमांडो है, कोबरा का, कि इसकी लाश पड़ी हुई है और स्टेट के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि वो 24 घंटे के बाद भी उसकी लाश उठा पाए। तो इन सब चीज़ों से आदिवासियों के दिल पे फिर वही खौफ आ जाता है। तो इससे जो है ये लड़ाई जो है
माओविस्टों के अगेंस्ट, इसमें इसमें थोड़े नुकसान होते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान तो जाहिर सी बात ये है कि 22 जवान शहीद हो गए, और हमको ये देखना होगा ये 22 इनमें से 22 जवान ये कोई ऑर्डिनरी जवान नहीं है। इसमें कोबरा के कमांडो, कोबरा फोर्स सीआरपीएफ की एक्सक्लूसिवली रेज की गई है लेफ्ट विंग इंसर्जेंसी के एक्सट्रीमिस्ट। खिलाफ, हाँ। ये अच्छी खासी ट्रेन्ड फोर्स है। क्या स्ट्रक्चर होता है कोबरा फोर्स का? मतलब आप अगर मोटा-मोटी समझा सकें। कोबरा सीआरपीएफ का कंपोनेंट है, जी, लेकिन जी। उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। उनकी ट्रेनिंग जो जीडी जनरल ड्यूटी सीआरपीएफ की होती है, उससे बहुत मुख्तलिफ होती है, उससे बहुत अच्छी होती है, स्पेशलाइज होती है। क्योंकि एलडब्ल्यू एरिया में उनको काम करना है मोस्टली, तो वहाँ पर उनको उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हीं की तरह सोचे, उन्हीं की तरह ऑपरेशन करे, उन्हीं की तरह छोटी-छोटी टुकड़ियों में काम करें। इसमें पुलिस का जो कंपोनेंट है, डीआरजी जिसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये भी आदिवासियों की एक फोर्स है। इनको भी इनको भी अच्छा खासा प्रशिक्षण प्राप्त है। सीआरपीएफ ने एक बस्तरिया बटालियन अभी रेज की है, वो वहीं के आदिवासियों की, ये भी अच्छी खासी प्रशिक्षण प्राप्त फोर्स है। तो इसी फोर्स पे हमला हुआ है सीआरपीएफ की रेगुलर फोर्स के साथ, और इसी में से लोग मारे गए हैं। और अब एक कोबरा का जवान, जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो उनके कब्जे में है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल ये खड़े कर देता है पूरे ऑपरेशन पर, पूरी क्षमता पर, जिसमें तुरंत ये होना चाहिए कि इस पर एक पोस्टमार्टम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो कि आखिरकार ये क्या, ये ज़रूरी नहीं कि सार्वजनिक की जाए। लेकिन कम से कम एक इंटरनल कुछ चीज़ें जो है इसको सेट किया जाए कि ये कौन रिस्पॉन्सिबल थी, क्या इंटेलिजेंस था, वो इंटेलिजेंस क्यों नहीं आया, ये कमांड, ये 1000 लोग जब आप भेजते हैं बाहर, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, उनके पास क्या प्रशिक्षण होता है, क्या उनको मालूम है कि इस तरह वो फँस सकते हैं? और जो इतनी बार, वो दर्जनों बार ऑलरेडी ऐसे स्थिति में फँस चुके हैं, वहाँ का क्या लर्निंग है? ये ये हमको कुछ पता नहीं है। और मेरी तो अक्सर सीआरपीएफ के लोगों से बात होती है, मेरा उनसे संपर्क में हूँ। उन्हें भी इस तरह की कोई लर्निंग नहीं है। क्योंकि आप एक अधिकारी या 2 अधिकारी को बचाना चाहते हैं, जो ठीक है, लेकिन ये नेशनल इंटरेस्ट में बहुत बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि 22 जवानों का मरना, मैं फिर उन डीजी सीआरपीएफ के बयान पर आता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में 25 नक्सलियों को लाद कर ले गए। सबसे पहली बात है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने देखा नहीं। ये आपका बयान है। चलिए, हम आपका मान लेते हैं कि 23 नक्सली मारे गए हैं। तो ये 1:1 का रेशियो, ये कोई अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है सीआरपीएफ की फाइटिंग कैपेबिलिटी पे। जहाँ आपके 22-23 जवान मारे जाएँ और 22-23 नक्सली मारे जाएँ, और इस पर आप एक तरह से गर्व करें कि नहीं, ये तो अच्छा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अभी तक जो कंफर्म्ड रिपोर्ट है डेथ की, वो सिर्फ एक नक्सली कमांडर की डेथ की है, जो महिला एक महिला है, हाँ। जी है। उसकी लाश बरामद हुई है। मैं ये मुझे लगता है कि और भी नक्सली मारे गए होंगे, लेकिन अभी तक हमको उसका कोई अंदाजा नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे हम पास कोई पुष्टि नहीं है, कोई ऑथेंटिक सोर्स से हमारे पास अभी जानकारी नहीं आ रही है। पर चलिए, उन्हीं की हम बात मान लेते हैं कि 23 नक्सली भी मारे गए होंगे, पर 23 नक्सलियों के बदले वो हमारे 22 जवान को मार गए, ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, और इस पे किसी भी ऑफिसर या किसी भी लीडर को गर्व नहीं होना चाहिए। और मैं इस सवाल को थोड़ा-सा और उस नज़रिए से देख रहा हूँ, थोड़ा-सा एनालिटिकल तरीके से। आप जब ये वहाँ के लोकल पत्रकारों से बात करते हैं, जब मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ, तो वो बता रहे हैं कि ये नक्सलाइट ऑपरेशन शुरुआत से था। शुरुआत से माओवादियों का ऑपरेशन था। मतलब हिडमा ने गलत ब्रीफिंग, गलत इन्फॉर्मेशन फ्लो करवाया कि वो यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। वो इन्फॉर्मेशन के ट्रैप में लोग फँसते हैं। जी। मतलब ये कई सारे ग्राउंड पे मौजूद रिपोर्टर मुझे बता रहे हैं। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। वो उन्होंने हिडमा ने जानबूझ के ये ब्रेड क्रम्स गिराए, और ये जानते हुए कि इसमें दे वुड कम टू पिक इट। तो ये जानते हुए उसने गिराए, फेडिंग आती है, टुकड़ियाँ आती हैं। फिर गाँव के गाँव खाली मिलते हैं आपको। मतलब ये सवाल मेरा भी है कि जब आपको क्या आप उन रास्तों की रेकी, या वो रेकी पहले नहीं की गई थी? क्या इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था कि जाते हुए आप उस रास्ते से गए और आपने वो रेकी नहीं की थी आज से 6 दिन पहले, 7 दिन पहले जब आप गुज़र रहे थे वहाँ से?
सो क्या आपने वो भी मिस किया, वो भी एक मिस किया, क्योंकि कई सारी अनकन्फर्म तरीके की चीज़ें आ रही हैं कि भाई खुले गाँव वाले खुले तौर पे दावा कर रहे थे, कुछ जो सिंपैथाइज़र थे वो खुले तौर पे दावा कर रहे थे कि हिडमा यहाँ पे है, चले आओ। इस तरह की अनकन्फर्म चीज़ें र्यूमर्स के तौर पे आ रही हैं। मुझे नहीं पता सही है या गलत। और सब कुछ के बाद ऑपरेशन फेल हो जाता है और डीजी का बयान। आपका मैं ट्वीट पढ़ रहा था, आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे राहुल, और उस इन्वेस्टिगेशन में कई सारे सवाल आपके हैं कि इन सवालों का जवाब जरूर मिलना चाहिए। क्या हो सकते हैं इस बात? देखिए, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन तो ये होना चाहिए इसमें कि जब आप इस तरह का ऑपरेशन करते हैं, ये ऑपरेशन प्लान करते हैं, इसकी प्लानिंग में कौन शामिल होता है? क्या इस ऑपरेशन की प्लानिंग में सीआरपीएफ या पुलिस के वो अधिकारी या जवान शामिल होते हैं, जिनको इस एरिया के चप्पे-चप्पे के बारे में मालूम है? कई सारे सीआरपीएफ के अफ़सर, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट की लेवल पे, जवान की लेवल पे, इंस्पेक्टर की लेवल पे, जो इतने महीनों या सालों से वहाँ काम कर रहे हैं, उन इसकी टोपोग्राफी के बारे में जानते हैं। क्या उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है जब ऐसे ऑपरेशन होते हैं? क्या या ये होता है कि कोई आईपीएस अधिकारी जो सीआरपीएफ में डेपुटेशन पे है 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं समवन हू हैज़ नो स्किन इन द गेम, वो कहीं से अचानक प्रकट हो जाता है और उसके बाद आनन-फानन में एक जॉन रैम्बो टाइप का ऑपरेशन वो प्लान करता है। जिस ऑपरेशन का ज़मीनी स्थिति से कोई लेना-देना नहीं होता, उसमें बहुत सारी खामियाँ होती हैं। और चूँकि वो एक वरिष्ठ अधिकारी है, जो निचले अधिकारी है, वो कई बार हमारे अनुभव में हमने देखा है कि कई बार उस अधिकारी को ये बोल भी नहीं पाते कि ये ऑपरेशन कितना बॉच्ड अप है और कितनी गलतियाँ हैं इसमें, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है। मैं यहाँ पर आईपीएस अधिकारियों पे लांछन नहीं लगाना चाहता, आईपीएस अधिकारी भी इस मैं समझ रहा हूँ बात को, इन हाँ। जगहों पे बहुत जगह काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मेरे खुले सवाल हैं, ये मेरे कंसर्न हैं। तो क्या जो इस जगह की टोपोग्राफी से जो नक्सल क्षेत्र में काम करने में एक्सपीरियंस जिनको है, मैं कई सारे अधिकारियों को जानता हूँ जिनको एक्सपीरियंस है। क्या उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ये एक्सपीरियंस होता है? तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट आप कीजिए। पिछले कोई भी 5 बड़े नक्सल अटैक, एम्बुश जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, उसको उठा के देखिए और उस पर एक आप थोड़ा-सा सर्च कीजिए कि उन पर क्या एक्शन, उन 3 पर क्या एक्शन लिया गया। उसमें उनमें उनमें जो शामिल जो लोग थे, जो अधिकारी थे, उनके ख वो अधिकारी आज कहाँ हैं? इससे आपको काफ़ी चीज़, मैं किसी भी अधिकारी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जब आप जब उन मामलों की, जो उन एपिसोड्स की तहकीकात आप करेंगे, तब आप ये देखेंगे कि किसी भी तरह का आंसरेबिलिटी, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी तरह की कोई भी फिक्स नहीं हुई है। जो परमानेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फिक्स नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, जब ऐसे एपिसोड होते हैं, इसमें लर्निंग कर्व क्या है आपका? कि बार-बार आप जब 1000 या 1500 या 2000 जवानों को आप मोबिलाइज़ करते हैं, किस बिना पर मोबिलाइज़ करते हैं? और बार-बार लगातार ऐसी ही घटना आती है जब नक्सल आपको बाय सरप्राइज़ लेते हैं और आपका रिएक्शन हमेशा ऐसा ही होता है और आपकी कैजुअल्टीज़ हमेशा ऐसी होती है। तो ये बड़े अचरज की बात है। पर अब इसके बारे में भी मीडिया के साथ भी क्या दिक्कत है, अब हमारी भी लिमिटेशन है कि आज ये घटना हुई है, आज हम इस पे बात कर रहे हैं, कल इस पे बात करेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे। 2 महीने के बाद इस पे कोई फ़ॉलो-अप नहीं होगा। तो फ़ॉलो-अप की भी बड़ी कमी रहती है। तो आज जिससे जवाबदेही तय होती है आज बार-बार। अधिकारी कुछ भी बोल देंगे, हम इस पे करेंगे। आज गृह मंत्री साहब ने भी बयान दिए हैं कि होगा। लेकिन 1 महीने के बाद कौन इस मीडिया का जैसे ही लाइमलाइट हट जाता है, चीज़ें मैंने पाई हैं कि ज्यों की त्यों वहीं रहती हैं और उस पे कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये सवाल है, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण सवाल है। जैसा कि मैंने बीच में कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि नक्सलियों के खिलाफ हम लड़ाई जीत रहे हैं। लेकिन इसमें
20 लोगों का मरना, 20 लोगों को मार के, 22 लोगों को मार के ये जंग जीती जाए, इतना खून बहा के ये जंग जीती जाए, ये ज़रूरी नहीं है। इन किलिंग्स को बहुत ही आसानी से अवॉइड किया जा सकता है और ये बार-बार अवॉइड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ये जवान हमारे लिए मैटर करते हैं क्या? ये ऑफिसर हमारे लिए मैटर करते हैं क्या? ये सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हुँ। अब थोड़ी-सी बातचीत उसको स्ट्रक्चरल जो सेटअप है माओइस्ट पार्टीज़ का, उसकी तरफ लेके चलते हैं राहुल। आप रहे हैं ज़मीन पर, करीब से देखा है। एक एक तो बड़ा सवाल, एक बड़ा मिस्टीरियस फिगर फिर से उठा है हिडमा। एक नक्सली कमांडर हुआ करता था किशन जी। किशन जी के बाद अब हिडमा की बात बहुत ज़्यादा होती है इस इलाके में। हिडमा के बारे में मतलब इतनी कम जानकारियाँ इंटेलिजेंस के लेवल पे और मीडिया के पास तो खैर कम है भी। कहाँ से वो जानकारियाँ, वो क्यों इतनी कम मौजूद हैं? क्या होता है? क्या स्ट्रक्चर है पार्टीज़ का? क्या है इनका फायर पावर जो रिसेंट के वर्षों में कहा जाता है कि काफ़ी जिनमें परिष्कार हो गया है इनके फायर पावर में, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। क्या है इसकी ये पूरी कहानी? देखिए, मीडिया नैरेटिव में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इन्वेस्टिगेशन तो एक तरफ होती है, पर उसके प्रोसेस में कई तरह की किंवदंतियाँ हम बना लेते हैं। ज़रूर। अलग-अलग ये अर्बन लेजेंड्स टाइप के हम अपन लोग बना लेते हैं। ये बार-बार खासकर मैंने मैं एक सॉरी 1 सेकंड के लिए टोकूँगा। आपने अर्बन लेजेंड कहा, मुझे एक बात यहाँ पे याद आ गई कि कई लोग अभी बता रहे हैं, कई रिपोर्ट्स में भी लिखा गया है कि संभव है कि हिडमा एक पोस्ट का नाम हो गया, असल हिडमा मारा गया। हिडमा उनकी एक पार्टी के अंदर एक पोस्ट का नाम हो गया, जिसपे जो भी बैठेगा वो हिडमा कहा जाएगा। राहुल। जी, ये बिल्कुल हो सकता है। आपकी बात सही है। ये वैसी स्थिति है जैसे जैश में, जैश-ए-मोहम्मद में कोई भी इम्पोर्टेंट जब आदमी होता है जिसे लूज़ भाषा में कोई वीआईपी उनका कमांडर हो तो उसका जो छद्म नाम होगा वो हमेशा सैफुल्लाह होता है। तो सैफुल्लाह एक आदमी का नाम नहीं है, सैफुल्लाह उसकी एक पदवी टाइप की है। वो कोई भी हो सकता है, उसका कोई भी नाम हो सकता है, पर एक जैसी हायरार्की में चूँकि वो इम्पोर्टेंस है उसका, तो उसका नाम सैफुल्लाह है। सैफुल्लाह रखा जाता है। तो ऐसा हमने कई बार देखा। आज़ाद एक बहुत बड़ा नाम था माओवादी संगठन में। पर आज़ाद एक आदमी नहीं है, आज़ाद कोई भी हो सकता है जो उनका स्पोक्स पर्सन है। आजकल विकल्प है, पर ज़माने में आज़ाद तो कई आज़ाद हुए और कई हुए। एक आज़ाद सच में भी थे चेरुकुरी हुँ। राजकुमार, बट कई आज़ाद हुए। तो ये मैं कल ही किसी अपने एक मित्र से बात कर रहा था जो कोबरा कोबरा ऑफिसर हैं और मैं हिडमा के बारे में उनसे पूछ रहा था। तो वो बातचीत करते हुए काफ़ी एक बार वो कई बार वो बहुत क्या कहेंगे कि वो बहुत ही नाराज़ टाइप के हो गए और उन्होंने कहा कि अ, मैं जब बस्तर में काम करता था सो आई केम अक्रॉस 17 हिडमास। अच्छा। 17 हिडमा अलग-अलग पाए पाए गए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये हिडमा सच में है या नहीं है। हिडमा की बार-बार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोई है, कोई है। तो इस तरह की किंवदंतियाँ बहुत बना देते हैं। गढ़चिरौली में एक महिला कमांडर बहुत ही फेमस थी, जिसका नाम उन्होंने तारक का रखा था और बार-बार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि उन्होंने अकेले 20 लोगों का सामना किया, 25 लोगों का सामना किया और बहुत ही अभूतपूर्व सौंदर्य की महिला है और ये महिला है। तो कुछ महीनों बाद बहुत साल पहले, आज से 11-12 साल पहले एक कैंप में मैं कुछ सेंट्रल कमिटी लीडर्स के साथ था और मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताइए। मैं सॉरी यहाँ पे मैं टोकूँगा क्योंकि लल्लन टॉप के दर्शक शायद सेंट्रल कमिटी समझ ना पाएँ। जी, सीपीएम माओइस्ट जिसको आप आम भाषा में माओवादी कहते हैं, उसकी सेंट्रल कमिटी जहाँ पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं, राहुल वहाँ थे। राहुल। तो उसके कुछ लीडर वहाँ थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये ये तारक का कौन है? तो हुँ। उनमें से एक महिला कमांडर थी उनकी, जो बाद में जिन्होंने सरेंडर किया, नर्मदा उनका नाम था। तो अ, वो हँस दी और उन्होंने एक महिला की तरफ इशारा किया जो वहीं बैठी हुई थी और अपना AK-47 मेरे ख्याल से साफ कर रही थी। तो वो महिला जो है वो तारका निकली, उसका असली नाम सुनीता हेम्ब्रॉम है।
और बहुत ही एक ऑर्डिनरी महिला, जैसे एक आदिवासी महिला होती है, वो थी। और वो ट्रेन्ड है, इस बारे में कोई शक नहीं था कि अच्छी ट्रेन्ड थी। पर ये कहना कि वो 30 सीआरपीएफ ऑफिसर्स का या 30 पुलिस जवानों का एक साथ सामना करे, ये बड़े अर्बन किंवदंतियां बन जाती हैं। हुँ। लालगढ़ में भी हमने कई बार देखा, जब वो एक तरह का लिबरेटेड जोन बन गया था और लालगढ़ वेस्ट बंगाल में माओवादी सक्रिय थे, तो एक पुलिस कैंप पे हमला हुआ था। तो जी। उस टाइम भी एक महिला के बारे में बात हुई थी, बहुत ही सुंदर महिला आई, उसने हाँ, पहले हाँ। पूरा कैंप का रेकी किया, उसके बाद वो चली गई। ये सब किंवदंतियां, किसी आदिवासी से आपने बात कर दी, वो कुछ इस तरह को ऐसा कुछ नहीं है। पर ये इस बात में कोई शक नहीं है कि एक आदमी है, ये पोस्ट भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है। एक आदमी है जो पीएलजीए, जो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी है, जो माओवादियों की आर्मी है, उसकी पहली फर्स्ट बटालियन है, उसका कमांडर है। ये आदमी ज़रूर है। और अ, दर्शकों को ये बताना चाहिए कि ये माओवादियों की आखिरी फ़ोर्स है और ये सबसे किलर फ़ोर्स है। इसमें 700-800 हज़ार लोग, इससे ज़्यादा नहीं है। और जो तमाम बड़ी घटना, जैसे मैंने पहले भी कहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा फायर पावर की ज़रूरत है, बड़े प्रिसिशन की ज़रूरत होती है। अ जो 1000, 1200 इस तरह की फ़ोर्सेस का सामना कर सकें, तो यही लोग उसका एम्बुश करते हैं। ये बहुत ही हाइली ट्रेन्ड और मोटिवेटेड लोग हैं। तो अब ये इस तरह के काफ़ी सारे लोग हैं। सुकमा में एक इनसे नीचे कमांडर हैं पापा राव, वो भी काफ़ी फ़ेमस है वहाँ। हुँ, उनके भी काफ़ी सारे फ़ोन, चिट्ठियाँ, थ्रेटनिंग लेटर्स आती रहती हैं हुँ। चिंतलनार चिंता गुफा एरिया में। पर पर ये है, पीएलजी की फर्स्ट बटालियन है और ये किलर फ़ोर्स है। और ये उनकी आखिरी फ़ोर्स है। और ये आखिरी फ़ोर्स जब उनकी खत्म हो जाती है, जिस दिन खत्म हो हुँ, जाती है, तो उनकी पूरी की पूरी ताकत, हुँ, 90% ताकत, 95% ताकत उनकी उनकी खत्म हो जाएगी, सीपीएम हुँ। और इसकी। पर इसके लिए वही बात है कि लर्निंग क्या है आपकी, और लर्निंग फिलहाल हमारे पूरी ट्रैजेक्टरी, पूरे करिकुलम से नदारद है। बटालियन 1 के बा फर्स्ट बटालियन के बारे में बता दिया, फायर पावर के बारे में बता रहे थे। मैं ये भी जानना चाह रहा था यहाँ पे कि इनके रिक्रूटमेंट में हाल के दिनों में क्या स्थिति रही है? रिक्रूटमेंट जो गाँव से आदिवासियों का करते हैं ये? देखिए, फायर पावर की कोई कमी नहीं है इनके पास, पर एम्युनिशन की थोड़ी कमी रहती है। फायर पावर की कमी इसलिए नहीं होती क्योंकि हर घटना के बाद ये सारे हथियार जो है लूट लेते हैं। हुँ, जैसे इस घटनाक्रम में भी जो रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं, इसमें 7 AK-47, कुछ एसएलआर, एक एलएमजी भी इन्होंने लूट ली है। बीपी जैकेट्स भी लूटे होंगे, रेडियो सेट भी लूटे होंगे। ये कोई भी चीज़ पीछे नहीं छोड़ते। कोई भी चीज़ जो इनके इस्तेमाल की है, वो ले जाते हैं। जवानों के जूते तक ले गए हैं, क्योंकि कॉम्बैट शूज़ हैं, हुँ, अच्छे जूते हैं उनके, तो वो सारे निकाल के ले गए, लाशों से निकाल के ले गए। तो फायर पावर मोटा-मोटा इतना फायर पावर तो इनके पास रहता ही है कि इस तरह के एम्बुश को वो काम कर सके। बहुत बहुत सारे लूटे हैं। नयागढ़ उड़ीसा से एक आर्मरी लूटी, कई बार आर्मरी लूटी है, पुलिस फोर्स पे से भी लूटा है। बहुत सारे पुरानी चैनल्स भी थे, एनएससीएन जो नॉर्थ ईस्ट का इंसर्जेंट ग्रुप है, वहाँ से भी हथियार आते थे। पहले वो चैनल काफ़ी साल पहले बंद हुआ। बिहार के इलाके में जहाँ पर हथियारों की कोई कमी नहीं है, छोटी-छोटी फैक्ट्री से जहाँ पर लोकल हथियार भरमार वगैरह बनती हैं। AK-47 को क्लोनिंग भी कई जगह पर होती है। तो पैसे हैं उनके पास काफ़ी, और उसका वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कमोबेश देखा गया है कि वो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते। मतलब अपने एम्युनिशन का बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और उसके रिस्पॉन्स में, जैसे यहाँ से कई बार हमने एनकाउंटर्स में देखा कि जैसे वहाँ से 500 या 600 राउंड फायर हुआ, तो सीआरपीएफ चूँकि घिरा हुआ पाती है अपने आप को, या स्टेट पुलिस घिरा हुआ पाती है, तो 6000, 7000, 8000 राउंड भी फायर करती है कई बार। लेकिन वो एक-एक गोली का उनको हिसाब होता है कि ये गोली अगर हम दाग रहे हैं, तो ये गोली कम से कम अपने निशाने पे लगे। तो इस तरह का उनका मोटा-मोटा रणनीति होता है। वो थोड़ा-सा राशन करके चलते हैं अपने आप। लेकिन फायर पावर है, इसमें भी जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, एलएमजी का इस्तेमाल हुआ है। हुँ। पहले ऑनस्लॉट में कोई रिपोर्ट तो थी एलएमजी, कि उनके पास बस थी, पूरी बस एक जी, पूरे जी, सपोर्ट के साथ। यूपीजीएल के इस्तेमाल की भी बात आई है कुछ रिपोर्ट्स में। तो ये भी संभव है। ये अब कुछ चीज़ें आगे के कुछ दिनों में और भी क्लियर हो जाएँगी, पर फायर पावर की मोटा-मोटा, जैसे मैंने कहा, कोई कमी नहीं है। कम से कम ऐसी चीज़ों को करने के लिए कोई कमी नहीं। रिक्रूटमेंट की जहाँ तक बात है, रिक्रूटमेंट काफ़ी कमी आई है।
रिक्रूटमेंट में काफ़ी कमी इसलिए आई है क्योंकि स्टेट अब काफ़ी अंदर तक घुस गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस हुँ, काफ़ी अंदर तक घुस गए हैं। वो पुरानी बात नहीं रही कि जहाँ पर वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट कॉन्टिग्यूअसली आदिवासी भी थोड़ा-सा बाहर की बैक तरफ देख रहे हैं, अब प्रोग्रेस कम्युनिकेशन। कर रहे हैं। दूसरा जैसा आपने कहा, मैं उसी बात पे आ रहा था कि अब थोड़ा-सा डेवलपमेंट हो गया, सड़क बन गई है। ये जो है सबके पास मोबाइल नेटवर्क में भी काफ़ी विस्तार हुआ है। तो यंगस्टर जो हैं, काफ़ी लोगों के पास मोबाइल है, वो बाहर की दुनिया में गए। मैं अभी किसी साथी से कह रहा था कि मैं आज से 1-2 साल पहले किसी आदमी से मिला जो काफ़ी साल तक अ माओवादी गुरिल्ला था और उसको पहली बार माओवादियों ने एक छोटे से शहर में भेजा, एक छोटे से कस्बे में भेजा, हुँ, जिसका नाम भद्राचलम है। भद्राचलम एक छोटा-सा टाउन है, जो तेलंगाना में है, तेलंगाना-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे। वो और ये आपको सोचना होगा कि ये दिल्ली या मुंबई या इवन हैदराबाद या रायपुर जैसा शहर नहीं है। ये बिल्कुल एक छोटा-सा कस्बा है, लेकिन उसके लिए इतनी चकाचौंध वहाँ थी कि वो उसको देख के इतना चौंक गया क्योंकि उसने वैसा डेवलपमेंट ही नहीं देखा था कहीं कहीं। और वो उस चकाचौंध से इतना प्रभावित हुआ कि वो वापस ही नहीं गया सीपीएम माओवाद की पार्टी में। उसने पार्टी ही छोड़ दी। तो इस तरह की भी घटनाएँ हो रही हैं कि लोग थोड़ा देख रहे हैं, उनके बाहर की दुनिया से उनका संपर्क बढ़ रहा है और उनको ये समझ में आ रहा है कि पहले जब हम जाते थे, बहुत साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब इस पूरे एरिया में फोर्सेस का कोई नामो-निशान ही नहीं था। जैसे आज गृह मंत्री श्री अमित शाह बसागुड़ा गए। हुँ, तो बसागुड़ा में एक ज़माना ऐसा था कि हम लोग माओस के साथ एम्बेड होके ट्रैवल करते थे बसागुड़ा। पर बसागुड़ा में अभी बसागुड़ा के बिल्कुल जो गाँव है उसके बाहर कोबरा का एक कैंप लगा हुआ है, तो उसमें फ़ोर्सेस की काफ़ा आवाजाही है। तो ये चीज़ें संभव नहीं है। तो काफ़ी सारी जो रोशनी है थोड़ी बाहर की है, बाहर से कनेक्शन हो गया है। तो ज़ाहिर-सी तौर पे है कि उनको पहले जैसे मैंने कहा कि मैं पहले जब हम जाते थे तो कई आदिवासियों को मालूम ही नहीं होता था कि भारत सरकार भी कोई चीज़ है। हुँ, तो उनको लगता था कि यही सरकार है। हुँ, यही अन्ना जो है एल्डर ब्रदर यही सरकार है। हुँ, माओवादी कमांडर ही सरकार है। तो अब उनको समझ में आने लग गया कि कोई चीज़ होती है, सरकार है रमन सिंह है कोई, भूपेश बाघेल साहब है कोई, मोदी जी हैं कोई। तो इस थोड़ा-थोड़ा उनका प्रकाश तो जब जब आएगा तो थोड़ा-सा अवेयरनेस आती है आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में, तो ज़ाहिर-सी तौर पे रिक्रूटमेंट में भी कमी आती है। तो राहुल से ये हमारी बातचीत थी इस पूरी स्थिति को समझने के लिए। राहुल चलते-चलते हम इस बातचीत के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। क्या कोई बात आप शेयर करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे? तो मैं ये कहूँगा कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरी यही कामना है कि क्योंकि जैसे मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि मैं छत्तीसगढ़ अब कम ट्रैवल करता हूँ, मेरी उम्र हो चली है थोड़ी। हुँ, अब मैं पहले की तरह ट्रैवल नहीं कर पाता। एक ज़माने में रायपुर से दांतेवाड़ा बस में 14 घंटे का सफ़र होता था और हम बहुत ट्रैवल करते थे, लेकिन अब ट्रैवल थोड़ा कम हो गया है। लेकिन मैं अभी भी काफ़ी लोगों के संपर्क में हूँ वहाँ और चूँकि मेरा पैशन है ये एरिया, ये मेरी कर्मभूमि रह चुकी है। तो मैं इस पर थोड़ा वॉच रखता हूँ और ये बहुत ही मुझे दुःख होता है कि जब हमारे साथी सीआरपीएफ के जो मित्र हैं हुँ, वो इस त्रासदी से गुज़रते हैं, जवान जो है इस त्रासदी से गुज़रते हैं। ये हुँ, बहुत ही दुखद घटना है, इससे कई सारे परिवार जो है तबाह हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा ये लड़ाई हम लोग जीत रहे हैं, हुँ, लेकिन ये लड़ाई हम अपना खून गँवाए बिना भी कम से कम इतना खून गँवाए बिना भी जीत सकते हैं। अ अ, कई बार पूरा पॉसिबल नहीं है, कई बार जब भी मुठभेड़ होती है हम लोग ये समझ सकते हैं कि हर बार ज़ीरो कैज़ुअल्टी होना संभव नहीं है, कई बार कैज़ुअल्टी हो सकती है, दैट इज़ अ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड ऑफ द वॉर वो कहीं भी हो सकती है। लेकिन कम से कम पुअर प्लानिंग और इस तरह का ये जो आप एकदम सिटिंग डक्स बन जाएँ नक्सलियों के, कम से कम ये ना हो अ, मैं मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसे ये लास्ट इंसिडेंट हो ऐसा और कम से कम इसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, ताकि आगे से ये इंसिडेंट ना हो। तो ये थी हमारी राहुल के साथ बातचीत। अ, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, हम जानना चाहते हैं। मैं सिद्धांत हूँ, आप टैलेंट ऑफ दिखाइए।